हेलो एवरीवन, ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा यानी 20 का दांत पे जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से पूछता है ऑब्जेक्टिव, इसको हमने पूरा डिटेल्स में आपको बता दिया। आज बात हम करने वाले हैं जो कि नाखून के बारे में, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पे जितने भी हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसको आज हम जानने वाले हैं। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए क्या होता है, आपको पूरे समझ में आएगा। और हाँ, हम पढ़ाएंगे वही जो आएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए आपको कैसे समझ में आता है। और फटाफट आप क्या जुड़ जाइए हमारे साथ और शेयर कीजिए वीडियो, आप अपने यार दोस्तों को भी भेजिए ताकि वो लोग भी समय पे आ जाए पढ़ाई करने के लिए। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आप भी चलिए, आप आ जाइए। तो चलते हैं। फर्स्ट प्रश्न जो है, पहला प्रश्न बता रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। गन देखिए, नाखून पहला प्रश्न बता रहा है हमारा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं से गद्य की कौन सी विद्या है। ऑप्शन हमारे 4 है और इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है, कहानी है या कविता है या भाषण है या ललित निबंध है। तो आपको पहले ही चैप्टर का नाम दिया होगा और चैप्टर के बगल में लिखा होगा कि यह एक ललित निबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नो डाउट, सीधा टिक आउट। आप पढ़ाई पे ध्यान लगाइए और हाँ, ध्यान से देखा कीजिए। कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अनामदास का पौधा साहित्य की किस विद्या की रचना है। तो ये जो है, चला आपको बता दें कि अनाम दास का जो पौधा है ये साहित्य की रचना है। तो ये उपन्यास का है। चला, ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर सही होने वाला है। आप जान गए होंगे। और हाँ, आप एक एक प्रश्न को ध्यान से समझा कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 3 नंबर। इसमें बता रहा है, इनमें कौन सी रचना निबंध संग्रह है। मतलब आपको ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से बताना है कि निबंध संग्रह कौन सा है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है हिंदी साहित्य की भूमिका, बी है प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, और सी है नाथ सीधो के ब्रानिया और चंद्रलेख। तो ये नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर सही होने वाला है। पता है कैसे? क्योंकि प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद जो है ये हमारा निबंध संग्रह का भाव संकेत करता है। नो डाउट, सीधा टिक आउट करना है। चला, आ जाइए 4 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, जो कि कह रहा है, द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था। कौन से द्विवेदी जी को? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। यहाँ पूरा नाम नहीं लेके लेकिन द्विवेदी जी नाम दिया तो आपको पता हो जाना चाहिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चला, आप पढ़ाई पे जुनून लगाते रहिए। और नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर। देखिए, कालिदास की क्या कर रहा है? चला, कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है। तो ये हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। आपको पता है, आप पढ़ रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नो डाउट, सीधा टिक आउट। परीक्षा में आप जाइएगा, एकदम यहीं से प्रश्न पूछता है। आपको आउटी प्रश्न कहीं से नहीं पूछने वाला है, आप जो पढ़िएगा वही आएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर का है, मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी। आपको बता दे, मनुष्य की नाखून की जरूरत कब थी? जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष था, जिस समय उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। और क्या वो अपने कुछ खाने के लिए भी उपयोग लाता था।
तो नाखून का ही उपयोग फाड़ने के लिए करता था, झगड़ा उगड़ा करता था तो उस समय उसका नाखून ही अस्त्र था। तो यहाँ पर पॉइंट जो है कि वो जो मनुष्य, ऑप्शन देखिए क्या है, ये है जंगली जीवन में, शिक्षित जीवन में, आरक्षित जीवन में। तो जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष था, उस समय उसको क्या, तो नाखून की आवश्यकता थी। लेकिन आज देख रहे हो फैशन में लोग क्या काट दे रहे हैं, और आलता तो लड़का लड़की लोग तो नाखून को आलता थोड़ा संवार कर रखता है लोग। चलो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7 नंबर। देवेंद्र को मानवेंद्र से क्यों सहयोग लेना पड़ा? कह रहा है देवेंद्र को मानवेंद्र के से क्यों सहयोग लेना पड़ा? क्योंकि आपको पता है चला, यहाँ पर ऑप्शन ए है पत्थर के अस्त्र के होने के कारण, लोहे के अस्त्र होने के कारण। हाँ, आपको बता दें कि देखिए पत्थर के अस्त्र कितना ऐसे पुरस्कार संग्रह था लोगों का, तो किसी ने क्या किया था कि हड्डी का अस्त्र बनाया था, तो किसी ने लोहा का बना दिया था, तो किसी ने पत्थर का बनाया था अस्त्र। लेकिन इसमें जब भी क्या युद्ध होता था तो लोहा का जिसके पास अस्त्र रहता था वही जीतता था। इसलिए यहाँ ऑप्शन देवेंद्र को मानवेंद्र से क्यों सहयोग इसलिए लेना पड़ा क्योंकि लोहे के अस्त्र शस्त्र उनके पास थे, उनके पास यही कारण था कि उनको मिलना पड़ा। नो डाउट, सीधा टिक आउट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर है कि असुरों के पास नहीं थे, असुरों के पास क्या नहीं थे? तो अस्त्र नहीं थे चला, लोहे के अस्त्र नहीं थे। नो डाउट, सीधा टिक आउट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर। कह रहा है नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ रहा है या पड़ा है? तो आपको पता है कि मनुष्य जो है नख पर भरोसा छोड़ दिया, अब आइटम बम। देखो पहले मनुष्य जो था कि नाखून पर भरोसा करता था क्योंकि नाखून उसका अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन आज मनुष्य एटम बम पर भरोसा करता है क्योंकि एटम बम उसको लगता है कि यही क्या है, एक सुविधा है जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, आगे तक बढ़ सकते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर एटम बम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नो डाउट, सीधा टिक आउट। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। देखिए प्रश्न नंबर 10 बता रहा है कितने वर्ष पहले का भारत वासी नाखूनों को जम के सवारा करते थे। मतलब कह रहा है कि लगभग जो हम पढ़े थे चैप्टर में लिखा था कि 2 वर्ष, कह रहा है 2000 वर्ष पहले। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर सही होने वाला है क्योंकि 2000 वर्ष पहले की बात है जिसमें मनुष्य जो नाखून को बहुत जम कर संवारा करता था, उसे तिनकोल आकार का रखता था, और खास करके किस देश के, तो गौड़ देश के लोग। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर। मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों को वृद्धि की सलाह कौन लोग देते हैं? देखिए 11 नंबर का ऑप्शन रहा है संत, बी विद्वान, और सी है नेता, और डी है अभिनेता। तो मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक साधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं? तो नेता लोग देते हैं चला, नो डाउट, सीधा टिक आउट। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर। कह रहा है देश की आजादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध के किस शब्द को उपयुक्त बताया है? स्वाधीनता शब्द को। देखिए स्वाधीनता शब्द को बताया है। आप देश की आजादी करना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहिए और क्या एकता भाव धारण करके दिखाइए। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 12 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर। कौन सा नाखून को जिलाया जा रहा है? तो प्राकृतिक। देखिए
हम तो नाखून, मनुष्य तो नाखून को काट देता है, लेकिन ये नाखून जो है हमको आज भी प्रकृति आज भी याद दिलाती है कि देखो तुम एक वनमानुष थे, एक जंगली जानवर थे, जो आज क्या फैशन के से उड़ रहे हो और तुम पशुता को भूल गए हो और मनुष्यता में जी रहे हो। तो यहाँ पर प्रकृति की याद दिलाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न है हमारा, देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है। तो वो महात्मा गांधी थे जो बता रहे थे, क्या उनका जिक्र हुआ था? तो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 15 नंबर, दंतावली का अर्थ है, देखिए दंतावली का अर्थ होता है चला दांत का सहारा लेकर जीने वाला, उसको कहते हैं दंतावली। नो डाउट, सीधा टिक आउट। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 16 नंबर, जो कि कह रहा है संवेदना का उपयुक्त अर्थ है। संवेदना का उपयुक्त अर्थ होता है, चला ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसका अर्थ होता है दूसरे के दुख को महसूस करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। गौतम ने क्या कहा था? तो इसमें ऑप्शन ए है सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना, सभी के प्रति असमान का व्यवहार करना। ये तो तीनों नहीं होगा, क्योंकि आपको गौतम ने कहा था मनुष्यता की पहचान कब है, जब सभी के दुख सुख में शामिल रहना, उसके भावना को समझना, यही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर पे चलते हैं। चला कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है पशुवादी, और बी है हमारा मानववादी, और सी है देवावादी और दानववादी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मानववादी हो जाएगा। नो डाउट, सीधा टिक आउट। 19 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कौन सा भाव जगाता है। तो आपको पता है तो इसमें बताइए। ऑप्शन नंबर ए है सांस्कृतिक आत्म गौरव, या स्वाधीनता, या देशभक्ति, या हमारा ऑप्शन नंबर डी दे रहा है, आपको पता है इसमें बता रहा है कि देवत्व। तो यहाँ पर ये सब तीनों नहीं होगा, बी सी डी नहीं होने वाला है। हमारा 19 नंबर का ए इज द राइट आंसर। नो डाउट, सीधा टिक आउट। अगर नहीं पढ़िएगा तो टेंशन हो जाएगा, इसलिए पढ़िए। अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले लाइक कीजिए, उसके बाद अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर अपने यार दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करते रहिए, चला तबे ना पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर पे चलते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार के हैं। इसमें से हमारा 4 ऑप्शन दिया है, आपको बताना है। ललित बिलोचन शर्मा नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी हाँ, देवेंद्र शर्मा। तो देखिए इनका पूरा नाम था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पर ये जो है देखिए, अगर ये दोनों में से ये वाला, ये दोनों में से बी और सी में से एगो कोई पूछता है तब तो एगो मार दीजिएगा। अगर दोनों पूछा है आचार्य प्रसाद ये नहीं लिखता है तो इसी पे टिक आउट कीजिएगा। नो डाउट, सीधा टिक आउट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर, आपको जो भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में बताइए। कमेंट आपके लिए बनाया गया है, कमेंट करके देखिए, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। आपको इसमें सिर्फ निबंधकार बता देना है, चला नो डाउट, सीधा टिक आउट। ऑप्शन नंबर ए है गुलाब राय, बी है शांति प्रिय द्विवेदी, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी है डी गायब है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम बता देते हैं ऑप्शन नंबर डी ए होगा, क्योंकि किसी कारण टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। चला तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नो डाउट। सीधा टिक आउट आपको बता दें तो यहाँ पर क्या चला सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। क्या चला ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप कहे कि डी आप क्या, तो आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बता रहा है हमारा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा से लेखन नहीं किया है। आपको ये 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है आलोचना, आलोचना का किया है। बी है उपन्यास, उपन्यास का भी किया है। और सी है कहानी, तो कहानी का बात यहाँ नहीं है, यहाँ निबंध की बात है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नो डाउट, सीधा टिक आउट। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, कह रहा है कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। आपको इसमें बताना है कि इनका कौन सा रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। नो डाउट टमाटी की, देखिए यहाँ का रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, माटी की मूर्तें होगा, यहाँ पे को नहीं होगा, आपको बता दें। चलिए 25 नंबर प्रश्न कर रहा है द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है। तो यहाँ पर निर्जल अपराधी नाखून को कहा, क्योंकि देखिए नाखून जो है, नाखून को हम लोग कितनों काट देते हैं फिर तीसरा दिन बढ़ जाता है, क्योंकि वो नहीं जानता कि यह मनुष्य को नाखून का काम नहीं है, वो अपना बढ़ते रहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे 26 नंबर बता रहा है कि काम सूत्र किसकी रचना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बी है पतंजलि की, और सी है वत्स्यायन की, और डी है रामानुजाचार्य की। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सही होने वाला है वत्स्यायन की। तो यहाँ पर आप लगा दीजिए ऑप्शन, नो डाउट, सीधा टिक आउट। नेक्स्ट प्रश्न, सिकथन का अर्थ होता है, सिकथन का अर्थ क्या होता है चला, आपको ये बताना है। तो सिकथन का मौम होता है, आपको पता है। नेक्स्ट, महाभारत क्या है, तो पुराण है। महाभारत पुराण है, शास्त्र नहीं है, नो डाउट, सीधा टिक आउट। नहीं कहानी है, नहीं उपन्यास है। नेक्स्ट करा है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, तो गौड़ देश के हो जाएगा, आपको पता है, और इसको आप जान गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि गौड़ देश के जो लोग हैं बड़े बड़े नखों को पसंद करते हैं, और भी बात है कि जमकर सवारा भी करते हैं। हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है, आपको बताना है चला। तो नो डाउट ये आप नहीं जानिएगा तो कहाँ जानिएगा चला, जापान में हिरोशिमा अवस्थित है, नो डाउट, सीधा टिक आउट चला। नेक्स्ट प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था, वो तो 1864 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इसमें 1864 ईस्वी दिया है, नहीं दिया। देखिए नहीं ना दिया, तो यहाँ पर हजारी प्रसाद होगा। यहाँ पे क्या, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, तो अब 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नो डाउट, सीधा टिक आउट। और यहाँ पर आप कर लीजिए आचार्य हरजारी, यहाँ पर खाली कर लीजिए आचार्य हजारी प्रसाद। आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये सब टाइपिंग मिस्टेक हो जा रहा है। अब अगला बीट में हम कोशिश करेंगे, ये जो ऑपरेटर है इनसे कहेंगे कि टाइपिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ, आपको बताना है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो हुआ, आपको बता दे चला
रामल रैली में इनका जन्म हुआ था, लेकिन वो ऑप्शन नहीं दिया है। देखिए नहीं दिया है, ये दिया बलिया उत्तर प्रदेश दिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिखा रहा है, तो हम जानेंगे कि ऑप्शन नंबर बी इज द, बी नहीं सी इज द राइट आंसर। बलिया उत्तर प्रदेश, यहाँ बिहार नहीं होगा, यहाँ उत्तर प्रदेश होगा। नो डाउट, सीधा टिक आउट। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर का रहा है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? तो बंदरिया नहीं बन सकती है, यहाँ पर आपको यह पता होगा, चैप्टर पढ़े होंगे तो। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 35 नंबर, देवताओं का राजा ने से किन्हें संबोधित किया जाता है? माने देवताओं का राजा किन्हें कहा जाता है, आपको बताना है, जो कि हमारा 35 नंबर प्रश्न कह रहा है। तो इंद्र को कहा जाता है, चला इंद्र को। नख किसकी प्रतीक है? नख किसकी प्रतीक, प्रतीक यानी चिन्ह है, आपको बताना है। तो यहाँ पे 36 नंबर का सही होने वाला है पशुक्ता का। ये पशुक्ता का क्या है? चिन्हासी है, जो एवं मनुष्यता में लोग क्या करता है, काट काट के भूल जाता है। अगर 2 दिन के बाद नाक बढ़ जाए, 3 दिन के बाद बढ़ जाता है, स्कूल में मारता है लोग डंडे के लिए। एक वो जमाना था जो नाखून को बढ़ा कर रखा जाता था। चलिए 37 नंबर प्रश्न बता रहा है हमारा कि पृथ्वी राज रासो किनकी संपदा है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मैक्स मुलर का, सुमित्रा पंत का, और ये है निमित्तम बिलोचन शर्मा का, ललिन बिलोचन शर्मा का। नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नो डाउट, सीधा टिक आउट। चलिए फिर बता रहा है कि नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के फूल किन की रचना है? तो देखिए अशोक के फूल किन की रचना है, आपको बता दें कि अशोक का फूल जो है, तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रचना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नो डाउट, सीधा टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लास्ट है, जो कि ये प्रश्न हर एक बार पूछा और इस बार पूछने का चांस बना है। इसमें से जितने प्रश्न हम बताए हैं हर एक गाइड का निचोड़ है, आपको हर एक गाइड में मिलेगा। आपको नहीं विश्वास है, कोई गाइड उठाइए देखिए, नहीं मिलेगा है तब आप बताइए। चलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हो गई? आपको पता है कि दिल्ली में हो गया। कब? 1900 इतना ईस्वी में। नो डाउट, सीधा टिक आउट। आप समझ गए होंगे। तो चला, आप लोग अगर अभी भी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तभी लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास चला जाए और आप देखिए। और आप अपने यार दोस्त संगति या सहपाठी सबको शेयर कीजिए वीडियो, ताकि उन लोगों का भी योगदान कुछ बने। तो मिलते हैं एक और अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, बाय।